हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी इकोनॉमिक्स के 51 क्वेश्चंस जो कि सीपीयू 2024 टीयर 1 में पूछे गए थे। रीसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन करना एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसी वजह से मैं आपके लिए रिवीजन की वीडियोस लेकर आ रही हूँ। इसका कंप्लीट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि फेज़ 12 का भी क्वेश्चन करा दीजिए, तो वो जो है एग्ज़ाम के पहले पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से मैं उसको करा नहीं रही हूँ। उसका जो कंप्लीट पीडीएफ है फेज़ 12 के जीके का क्वेश्चन का, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करके अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 4 प्राइमरी एक्सप्लिसिट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन जो है ये प्राइमरी गोल नहीं था पंचवर्षीय योजना का। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना मिनिमम हाउ मच मनी नीड्स टू बी डिपॉजिटेड इन 1 फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना में कम से कम कितने पैसे जमा कराने होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। राइट आंसर हो जाएगा 250, 250 रुपये जो हैं जमा कराने होते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कौन सा प्रोग्राम पार्ट नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो प्रोग्राम है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना का पार्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड इन 1950। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सी घटना हुई थी 1950 में। तो घटना नहीं हुई थी, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में। ईयर भी आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा हुआ है। अब यहाँ से आप एक चीज़ ये भी याद रखेंगे ना कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1951 में, और ये हैरत दोमर मॉडल पर बेस्ड थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्वर्ण सिंह कमेटी हैड फॉर्मुलेटेड डैश पॉइंट कोड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा 8। इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटी का रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन ऐड हुई थी 10। अगर आपने पॉलिटी रिवाइज किया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कब जोड़ी गई थी। और इसके बाद आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कब फंडामेंटल राइट से हटाया गया था, एंड 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, द एडॉप्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 कोइंसाइडेड विथ विच 5 ईयर प्लान। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि औद्योगिक नीति 1956 को जब अपनाया गया था तो किस पंचवर्षीय योजना के टाइम पर, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना उस टाइम पर चल रही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड 5 ईयर प्लान। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 56 तक था, तो 56 में सेकंड वाला स्टार्ट हो गया था, तो वही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट सेक्टर है इंडिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें ओनरशिप की तो कंपनी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज जिसपे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यानी उनका ओनरशिप होता है। सेकंड होता है प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल ओनर होता है। और अगर बात करें थर्ड तो वो होता है ज्वाइंट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रोथ एज इनविसेस्ड इन दी 5 ईयर प्लान्स रेफर्स टू। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं में जिस वृद्धि की परिकल्पना की गई थी वो क्या दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ग्रोथ का मतलब होता है कि कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा हो गुड्स एंड सर्विसेज का। क्वेश्चन नंबर 9, विच 5 ईयर प्लान पीरियड सॉ द इनिशिएशन ऑफ द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि किस पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी एरिया के विकास का जो प्रोग्राम है वो शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 5th 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मोड ऑफ एंटरिंग इनटू द फॉरेन मार्केट। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत तरीका है अगर आपको फॉरेन मार्केट में एंट्री करनी है,
यानी फॉरेन मार्केट में घुसना है, उसमें आपको अपना सामान बेचना है, ये जो भी करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग के थ्रू जो है आप फॉरेन मार्केट में घुस सकते हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्ट विदेशों में बिकेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वॉज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट पास किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 2005। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो पहले आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट लिखा है, इन द 10th प्लान पीरियड द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट 7.7% पर ईयर। पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि 10th 5 ईयर प्लान में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी थी। स्टेटमेंट 2, द टारगेटेड ग्रोथ फॉर द 11th 5 ईयर प्लान वॉज 9% पर ईयर। सेकेंड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट का टारगेट था वो था 9% पर ईयर। थर्ड स्टेटमेंट है, इन द 9th प्लान पीरियड इंडिया रियलाइज्ड अ ग्रोथ ऑफ 7.5% पर ईयर। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है ना कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में इंडिया ने 7.5% पर ईयर से जो है ग्रो किया। तो यहाँ पे केवल और केवल 1 और 2 स्टेटमेंट जो है सही है। इसका मतलब है 10th 5 ईयर प्लान में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7 की दर से बढ़ी थी। 11th 5 ईयर प्लान में ग्रोथ रेट टारगेट था 9% पर ईयर। ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13, ए चॉइस ऑफ गोल्स हैज़ बीन मेड इन ईच प्लान ड्यू टू। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछना है कि हर पंचवर्षीय योजना में गोल्स का यानी लक्ष्यों का एक चॉइस रखा जाता था, ऐसा क्यों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे संसाधन लिमिट में थे, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द प्लानिंग एरा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जब प्लानिंग बन रहा था तो उस टाइम में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को कैसे नापते थे। राइट आंसर हो जाएगा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 15, वाई आर द इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। यहाँ पर आपसे कह रहा है ना कि इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, उनको राष्ट्रीय आय में क्यों नहीं गिना जाता। तो इसलिए नहीं गिना जाता ना, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डबल काउंटिंग, यानी एक ही चीज़ के वैल्यू दो बार ऐड ना हो जाए, इस वजह से इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस ऐड नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट प्राइवेट गुड्स। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राइवेट गुड्स के लिए कौन सा कथन सही है। पहला यहाँ पर है राइवलरस इन कंजम्पशन, दूसरा है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, तीसरा है निगेटिव मार्जिनल कॉस्ट। राइवलरस इन कंजम्पशन का मतलब होता है कि एक इंसान अगर कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे के लिए वो थोड़ा कम बचेगा, और प्राइवेट गुड्स राइवलरस इन कंजम्पशन होते हैं। यहाँ पर लिखा है ना एक्सक्लूडेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है ना कि जो भी प्रोड्यूसर होता है वो कुछ लोगों को अपने गुड्स को कंज्यूम करने से रोक सकता है। तो यहाँ पे लिखा है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी की मतलब नहीं रोक सकता, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट गुड्स में मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, उसने बहुत महंगी चीज़ बना दी, जैसे मान लीजिए रोल्स रॉयस किसी ने बना दिया, तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने बनाया तो सारे लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे ना। तो वही चीज़ है, प्रोड्यूसर जो है वो प्रिवेंट कर सकता है कुछ लोगों को अपने गुड्स के कंज्यूम करने से। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर निगेटिव मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट गुड्स पे निगेटिव में रखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1, प्राइवेट गुड्स राइवलरस इन कंजम्पशन होते हैं, अनएक्सक्लूडेबल होते हैं, नॉन नहीं होगा यहाँ पर। निगेटिव मार्जिनल कॉस्ट ये लोग नहीं रखते, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज M स्टैंड फॉर इन दी मुद्रा योजना। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मुद्रा योजना में M का क्या मतलब है। राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 18, रिजर्व रेशियो एंड मनी सप्लाई हैव डैश रिलेशनशिप। यहाँ पर कह रहा है कि रिजर्व रेशियो और मनी सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा निगेटिव रिलेशन होता है। देखिए रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है ना, वो अमाउंट जो कि हर कॉमर्शियल बैंक को अपने पास कैश के रूप में रखना होता है। अब यहाँ से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से वो SLR होता है,
उसमें कॉमर्शियल बैंक को लिक्विड एसेट के फॉर्म में कुछ चीज़ें रखनी होती हैं, लेकिन रिजर्व रेशियो में जो है कैश के फॉर्म में कुछ पैसे कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है, उसी को बोलते हैं रिजर्व रेशियो। तो आप यहाँ से खुद ऐसे सोच सकते हैं कि रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि कॉमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ कैश होल्ड करके रखना है, और मनी सप्लाई का मतलब होता है कि मार्केट में मनी का आना जाना। तो अगर बैंक अपने पास ज़्यादा चीज़ें होल्ड करके रखेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। अगर बैंक का रिजर्व रेशियो कम होगा, यानी उन्होंने कम पैसे अपने पास होल्ड करके रखा होगा, तो मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी। तो इनके बीच में रिवर्स का रिलेशन होता है, नेगेटिव का रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स बाय द RBI विल कॉज मनी सप्लाई टू। यहाँ पर कह रहा है बॉन्ड की जो सेलिंग होती है RBI के द्वारा, उससे मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए ना कि जो भी बॉन्ड बेचती है RBI, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी बॉन्ड RBI बेच रही है तो उससे मनी सप्लाई जो होगा कम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉन्ड की सेलिंग करके RBI मनी सप्लाई को कैसे कम करता है। तो मान लीजिए RBI ने कोई बॉन्ड बेचा तो उसके बदले में वो पैसा मार्केट से खींचती है, क्योंकि हम पैसा देंगे तभी तो वो बॉन्ड मिलेगा ना। इसका मतलब RBI अगर बॉन्ड बेच रही है तो मार्केट से वो मनी को अपने पास ले रही है, तो इसी वजह से ये डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ कैश रिजर्व रेशियो इज 25%, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो जो है 25% है, तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख सकते हैं ना, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो। इसको आप ज़रूर याद रख लीजिए, कहीं लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि ये तो कंप्लीट PDF है टेलीग्राम चैनल पे। इकोनॉमिक्स के केवल 51 क्वेश्चन है, इसका मैं अलग से अपलोड नहीं कर रही हूँ PDF ना 2-4 पन्ने की, तो ये पूरा PDF है वहाँ पे। तो ये वाला फॉर्मूला आप ज़रूर लिख लीजिएगा, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पर आपको बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, 1 अपॉन, यहाँ पे आप 25% को चेंज कर दीजिए फ्रैक्शन में, तो ये 1/4 होगा, और ऊपर जाके ये 4 बन जाएगा। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स को और किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पेपर गोल्ड के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द वैल्यू और परसेंटेज ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो फॉल्स देन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कैश रिजर्व रेशियो अगर कम होगा यानी गिरेगा तो मनी मल्टीप्लायर पे क्या असर पड़ेगा। तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा ना कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो। मनी मल्टीप्लायर एंड कैश रिजर्व रेशियो में भी रिवर्स का रिलेशन होता है, तो इस वजह से एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। यहाँ पे CRR जो है फॉल हो रहा है, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, राइज करेगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ रिकमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कमेटी ने रिकमेंड की थी। राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइवेटाइजेशन इज फॉल्स। यहाँ पे कह रहा था कि निजीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला लिखा है मारुति उद्योग लिमिटेड वॉज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बिफोर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहाँ पे कह रहा है मारुति उद्योग जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था 1991 के रिफॉर्म के पहले। सेकेंड स्टेटमेंट है देयर वॉज एन इंक्रीज इन द केसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 एज कम्पेयर टू द प्री 1991 पीरियड। यहाँ पे कह रहा है कि 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स आया था तो डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने स्टेक जो है बेच रही थी प्राइवेट लोगों को, इसका मतलब हो रहा था कि इकोनॉमी को खोल रही थी। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन में परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी होती है, ये भी सही है। यहाँ पे आपसे फॉल्स वाला पूछा है तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। स्टेटमेंट डी है देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मोनोपोली पावर बाय प्राइवेट कंपनीज आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है शोषण की कोई संभावना नहीं होती, एकाधिकार की कोई संभावना नहीं होती है प्राइवेट कंपनीज में प्राइवेटाइजेशन के बाद। तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, द RBI एक्ट प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी मेंबर्स इन द RBI मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी MPC। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा ना कि RBI एक्ट के अकॉर्डिंग मौद्रिक नीति समिति में कितने लोग होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 6।
क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज इन चार्ज ऑफ इंडियाज बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं और जो भी मौद्रिक नीति है इन सब के जो है इंचार्ज कौन है। राइट आंसर है आरबीआई। आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी देखता है एंड सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर वॉज द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम SHGBLP इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था इंडिया में। राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सेलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट राशनिंग। अब ये सारे जो टर्म है ना इसके लिए पूरी एक वीडियो में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मे बी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन नॉट बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय रिसोर्स ऐसा है जहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स। अगर मान लीजिए आप बैंक से उधार लेने जाते हैं, कितनी सारी प्रोसेस होती हैं एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होना ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे बोरोइंग फ्रॉम ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा फैमिली फंड्स, यानी अगर आप आपस में ही अपने परिवार में ही पैसा इधर उधर कर रहे हैं तो उसके लिए किसी भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे सिंपल था क्वेश्चन कि वित्तीय मध्यस्थता किस में ज़रूरी नहीं पड़ती, तो फैमिली फंड्स में ये ज़रूरी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए बैंक फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि बाकी आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं और बैंक, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। राइट आंसर हो जाएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी जो बैंक्स होते हैं ना उसमें हम पैसे जमा कर सकते हैं, यानी अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार स्टेटमेंट बना के पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर लोन्स प्रोवाइडेड अंडर द मुद्रा लोन स्कीम। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मुद्रा लोन योजना में कितने तरीके के लोन दिए जा रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा 3 तरह के। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुद्रा लोन स्कीम में जो लोन दिया जा रहा है 3 तरीके का, उसका नाम क्या है और उसका लिमिट कितना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जब आपको CGL PYQ सीरीज़ करा रही थी तो मैंने आपको ये चीज़ें कराई थी, इसी वजह से आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स लीडिंग टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में जो हुआ था, LPG रिफॉर्म्स जो हुए थे, उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कारण नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देयर वॉज स्टैगफ्लेशन इन द इकोनॉमी। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो स्टैगनेट कर रही थी, इस वजह से LPG पॉलिसीज आई थी 1991 में। तो ये गलत है, ये इसका कोई भी रीज़न नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया था, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था एंड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से गवर्नमेंट को यहाँ की इकोनॉमी को खोलना पड़ा, तभी आया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कैपिटल ऑफ मुद्रा इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई सिडबी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा स्कीम जो है उसमें जो पैसे हैं उसका कितना प्रतिशत सिडबी दे रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 100% जो है सिडबी ही दे रहा है मुद्रा लोन वाले को कैपिटल। यहाँ से आप याद रखिएगा कि सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, 1990 में बना था और ये 100% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है मुद्रा कैपिटल में। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का एक कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्टिंग लाइसेंस। इम्पोर्टिंग लाइसेंस के उदारीकरण में इसका ज़्यादा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 35, विच सेक्टर प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट काफ़ी स्थिर है और ये मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करता है। राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP लॉन्च्ड। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। क्वेश्चन नंबर 37, एट हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस टू द GDP। यहाँ पे कह रहा है कि विकास के हायर लेवल पर
इकोनॉमी का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है? राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 38, टैक्सेस लाइक गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ETC आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज विच टाइप ऑफ टैक्सेस? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इस तरह के जो टैक्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पेपर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पर आधारित इंडस्ट्री नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजर जो है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, बाकी एडिबल ऑयल, शुगर एंड जूट ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 40, विथ प्रोग्रेसिव डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज as a part of liberalization, which of the following is the industry that is removed from the requirement of license? यहाँ पर कह रहा है कि जब लिबरलाइजेशन आया, मतलब LPG रिफॉर्म्स आए, तो उस टाइम पे डी लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा चल रहा था इंडस्ट्रीज़ का। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि इसकी ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया गया लाइसेंस की? राइट आंसर हो जाएगा कोल एंड लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 41, इफ़ टैक्स रेट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टैक्सेबल बेस देन दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन इज कॉल्ड? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा ना कि यदि कर योग्य आधार में वृद्धि के साथ कर की दर कम हो जाती है तो इस प्रकार के कराधान को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा रिग्रेसिव टैक्स। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ईयर वॉज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश्ड? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1968। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ईयर वॉज दत्तोपंत थेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश? यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि दत्तोपंत थेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन यानी वर्कर्स को एजुकेशन देने के लिए इसकी स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1958 में। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ट्रू विथ रिगार्ड टू द ग्रीन रिवोल्यूशन? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है यहाँ पे इट वॉज टारगेटेड मेनली एट दी पल्सेस ग्रोइंग एरियाज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल पल्सेस जहाँ पे उगते थे उस पर ध्यान दिया गया था, तो ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट्स मेथड ऑफ कल्टिवेशन रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो जुताई होती थी उसमें काफ़ी कम मात्रा में पानी लगता था, तो ये बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन है इट इन्वॉल्व यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये वाला सही है कि इसमें जो है HYV सीड्स यूज किए गए थे। थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, HYV सीड्स को जो है यूज़ किया गया था ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हरित क्रांति में, और कई बार HYV का फुल फॉर्म पूछा है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्टली स्टेटेड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन? यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव हरित क्रांति का जो पड़ा था इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पर। पहला लिखा ओनली फार्मर्स इन्वॉल्व इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वर बेनिफिटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जीविका कृषि में जो किसान लगे थे उन्हीं को ज़्यादा बेनिफिट हुआ। दूसरा लिखा है कि प्राइमरीली द मीडियम एंड लार्ज फार्म्स वर बेनिफिटेड। कह रहे हैं कि मीडियम एंड लार्ज फार्म्स को भी इससे बेनिफिट हुआ। ऑप्शन सी है वर्जन द कंडीशन ऑफ लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू द ग्रीन रिवोल्यूशन? यहाँ पे कह रहा है कि हरित क्रांति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्टीवेशन बिकम मोर एक्सटेंसिव इन नेचर। कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया, ये बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 47, पाइपलाइंस एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द डैश ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो पाइपलाइन वगैरह का यूज़ किया जाता है उसकी देखभाल कौन करता है? तो उसकी देखभाल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMSYM? यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा है इसका। राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसको ज़रूर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज वर फार्मर्स इनकरेज टू बिगिन द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स? यहाँ पे कह रहा है कि फार्मर्स को HYV सीड्स यूज़ करने के लिए किस तरीके से इनकरेज किया गया?
राइट आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सीड्स एंड अदर इनपुट्स एट प्राइसेस लोअर दैन दोज ऑफ प्रिवेलिंग इन द मार्केट। यहाँ पर कह रहा है मार्केट का जो प्राइस था सीड का, मतलब बीजों का जो प्राइस चल रहा था उस टाइम पे, उससे भी कम प्राइस में गवर्नमेंट ने सीड उपलब्ध कराया सबको। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे कह रहा है कि निजीकरण का इसमें से कौन सा लाभ नहीं होगा। राइट आंसर है रिड्यूस्ड कंपटीशन। यहाँ पे यही कह रहा था कि प्राइवेटाइजेशन का लाभ नहीं है, रिड्यूस्ड कंपटीशन। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन इन 1965। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1965 में एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बना था, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। राइट आंसर हो जाएगा टू डिटरमाइन द प्राइसेस फॉर वेरियस फार्म प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट जो भी फार्म प्रोडक्ट्स परचेज करती है उसके प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये था 51 क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ के इकोनॉमिक्स का। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी, और ये रिवीजन सीरीज थी, इस वजह से हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में चीज़ें कवर नहीं की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप वर्किंग हार्ड।